हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या क्या चेंजेज आते हैं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। ठीक है, ये आपके नोट्स में पेज नंबर 49 और 50 में मेंशन है, उसी को हमको यहाँ डिटेल में पढ़ाना है। और इसमें जो वीडियो हम देंगे इसका छोटे छोटे सेगमेंट में होगा, ये 3 सेगमेंट का वीडियो होगा। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं फ्लावर में फर्टिलाइजेशन। जैसे मान लीजिए ये ओव्यूल है, यहाँ पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ और इसने ओव्यूल को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। इसके बाद क्या क्या चेंज आएगा, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले इसका जो कैलिक्स है, अक्सर फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिक्स क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है या टूट के गिर जाता है। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शन हैं जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स का एक्सेप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका जो केस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे परसिस्टेंट कैलिक्स पहले पढ़ा चुके हैं, किस में होता है, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में। सोलेनेसी फैमिली का मेंबर मतलब जैसे टमाटो हो गया, चिली हो गया, है ना, ब्रिंजल हो गया, इन केसेस में। कुछ और भी हैं प्लांट जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि वाटर चेस्टनट या ट्रापा में परसिस्टेंट स्पाइनी कैलिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वाभा के केस में भी ऐसा होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं और इसको अच्छे से आपको याद रखना है। उसी तरह से कोरोला का जहाँ तक सवाल है, कोरोला भी फर्टिलाइजेशन के बाद ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, कोरोला भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। इसका भी एक्सेप्शन होता है परसिस्टेंट कोरोला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परसिस्टेंट कोरोला। लेकिन परसिस्टेंट कोरोला के एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके एग्जाम्पल को हमको नहीं देखना है। याद रखिएगा, परसिस्टेंट कोरोला होता है लेकिन बहुत कम केस में होता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल हमको याद नहीं करने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसी तरह से कोरोला के बाद दूसरा आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम भी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, डिजनरेट कर जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एंड्रोसियम के बाद आता है गायनेसियम। गायनेसियम का देखिए एक यूनिट है जिसे दिस इज नोन एज कार्पेल। कार्पेल में कौन कौन सा हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिजनरेट कर जाएगा। जहाँ तक स्टाइल का सवाल है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, स्टाइल के कुछ एक्सेप्शन हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट स्टाइल, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये परसिस्टेंट स्टाइल का भी एग्जाम्पल आपको हम पढ़ाए हैं, जैसे नार्वेलिया के केस में परसिस्टेंट स्टाइल होता है, लेकिन हम बोले थे इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए, ये कांटे जो हैं इस जगह पर, इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं होता है, ये होता है, इसके एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने। चलिए, अब देखते हैं दूसरा हिस्सा है इसका ओव्यूल, और दूसरा हिस्सा कौन सा, एक और ओवरी। ध्यान से देखिए, ओव्यूल का क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था। देखें, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या कहलाएगा, सीड। ठीक है, और इसके बाद होता है क्या कि जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ज़्यादातर केसेस में फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी को, है ना, प्लांट एक चीज़ प्रोवाइड करता है, और वो कौन सा है, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, अब कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा फाइटो हार्मोन, ये प्लांट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन इसको प्लांट प्रोवाइड कर देगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फाइटो हार्मोन के प्रभाव में ये ओवरी जो है इट विल चेंज इनटू, किस में बोली तो फ्रूट, ये फ्रूट के दीवार में या फ्रूट में चेंज कर जाएगा, जिसको हम पेरिकार्प के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ओव्यूल किस में चेंज कर गया फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड में। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी को प्लांट ने क्या दिया, फाइटो हार्मोन। इस फाइटो हार्मोन के प्रभाव में, है ना, ये ओवरी का दीवार किस में चेंज कर गया, फ्रूट में कन्वर्ट कर गया, विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। और इस तरह से ये जो सीड है एंजियोस्पर्म का, दिस इज कॉल्ड कवर्ड सीड। क्यों, क्योंकि ये सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है। चलिए, बात खत्म। जहाँ तक जिम्नोस्पर्म का सवाल होता है तो उसमें सीड कवर्ड नहीं होता है, नेकेड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ ओव्यूल होता है और ओवरी नहीं होता है। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना देगा, और चूँकि ओवरी है नहीं तो उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए जिम्नोस्पर्म का सीड कैसा होगा, नेकेड होगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद कुछ दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई एक ऐसा फ्लावर है,
ठीक है, जिसमें देखिए ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ठीक है, अब बाद बाकी सारे पार्ट्स यहाँ हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इस फ्लावर के स्टिग्मा पर कोई पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा आया ही नहीं, कोई पॉलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं आया, ठीक है, पॉलिनेशन हुआ ही नहीं इसका। और पॉलिनेशन नहीं हुआ इसका मतलब है ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, ठीक है। और ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन प्लांट ने क्या किया, नेचुरली, या तो नेचुरली या नहीं तो हम आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्या दे दिया, यही फाइटो हार्मोन। चूँकि आप यहाँ देखेंगे ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है, ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए फाइटो हार्मोन जरूरी है। और अगर ये फाइटो हार्मोन हम इस ओवरी के ऊपर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें या तो आर्टिफिशियली, ध्यान से देखिएगा, आर्टिफिशियली, या नहीं तो प्लांट इसको नेचुरली भी दे सकता है फाइटो हार्मोन डायरेक्टली। तो बिना, है ना, फर्टिलाइजेशन किए हुए अगर फाइटो हार्मोन या तो प्लांट इसको नेचुरली दे दे या नहीं तो इस ओवरी को हम बाहर से फाइटो हार्मोन इसके ऊपर स्प्रे कर दें आर्टिफिशियली, तो क्या नतीजा होगा, ये ओवरी फाइटो हार्मोन के प्रभाव में जो इसको, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के मिला, डायरेक्ट मिला आर्टिफिशियली या नेचुरली, ये ओवरी चेंज कर जाएगा फ्रूट में। एक तो ये बात होगा, ओवरी फ्रूट में चेंज कर गया। लेकिन चूंकि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान से देखें, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं करेगा, और सीड में कन्वर्ट नहीं करेगा और ये ओव्यूल क्या कर जाएगा, यहाँ डीजेनरेट कर जाएगा, यानी डीजेनरेटेड ओव्यूल इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये फ्रूट तो बना लेकिन बिना सीड का, इसके अंदर सीड नहीं है और ये डिजेनरेटेड ओव्यूल इसके अंदर है। ऐसे फ्रूट को जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप किया या बिना सीड के डेवलप किया, ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है, ऐसा फ्रूट क्या होता है और कैसे बनता है। तो ऐसा फ्रूट, है ना, जो बिना सीड का बने, बिना फर्टिलाइजेशन का बने, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होगा, ठीक है। ऐसा संभव तब है जब इसके ओवरी पर फाइटो हार्मोन डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के आर्टिफिशियली या नेचुरली प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में तब्दील हो जाएगा और इसकी ओव्यूल सीड बनाएंगे नहीं, ये डिजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था पार्थेनोकार्पी, ठीक है, और इस फ्रूट को कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक। अब चलिए, पार्थेनोकार्पी का यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हुए हैं। पार्थेनोकार्पी किसको कहते हैं, तो लिखा गया डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड, ठीक है। तो कहे कि बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट डेवलप करेगा तो सीड नहीं रहेगा उसमें, तो आप या तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलिए या विदाउट सीड बोलिए। क्लियर हो गया, पार्थेनोकार्पी कंप्लीट। तो पार्थेनोकार्पी फेनोमेना है और उसका रिजल्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक। चलिए, अब पार्थेनोकार्पी नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल पार्थेनोकार्पी जो है ये कुछ प्लांट्स में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना है, कौन कौन प्लांट है, बनाना, इसमें नेचुरल होता है। बनाना का फ्लावर लगा, फ्लावर लगने के बाद चूँकि बनाना स्टेराइल है, प्लांट को पता है कि वो फर्टिलाइज करेगा नहीं, इसीलिए बनाना प्लांट डायरेक्टली, है ना, फर्टिलाइजेशन का वेट किए बिना, है ना, ओवरी को सीधा फाइटो हार्मोन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि चलते वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगा और उसमें सीड नहीं रहेंगे। उसी तरह से पाइनएप्पल भी नेचुरल पार्थेनोकार्पी शो करता है। ट्राइकोजेंथस जिसको हम कहते हैं परवल, ये भी क्या करता है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी शो करता है। अब जैसे परवल में आप अगर खाते हैं तो उसमें छोटा छोटा बीज आपको नजर आता है, तो एक्चुअली वो बीज नहीं है, वो क्या है, उसका डीजेनरेटेड ओव्यूल है। कभी भी परवल के जिसको आप बीज कहते हैं उसको ज़मीन में लगाएंगे, उससे नया प्लांट ग्रो नहीं करेगा, है ना। परवल का जो प्रोपैगेशन होता है वो उसके रूट कटिंग के द्वारा होता है, ठीक है। उसी तरह से बनाना में भी अगर कोई लड़का बोलता है कि बनाना के अंदर काटते हैं तो काला काला डॉट डॉट हमको छोटा दिखाई देता है, तो वो भी उसका सीड नहीं है, वो उसका डीजेनरेटेड ओव्यूल है। क्लियर। चलिए, उसी तरह से साइंटिस्ट ने कुछ फ्रूट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए उसमें भी पार्थेनोकार्पी डेवलप करवा दिया, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। जैसे आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रेप, अंगूर। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है टमेटो, ठीक है, टमेटो। उसी तरह से एक एग्जाम्पल है वाटर मेलन, ठीक है। तो ये सभी आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के,
ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इन फ्रूट्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बढ़ गया। ग्रेप में सीड नहीं है तो लोग को खाने में अच्छा लगता है। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए, आपसे एक क्वेश्चन आता है, यानी किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या रहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है, ठीक है, कौन सा ऐसा फ्रूट है ना, जिसमें कि अगर हम पार्थेनोकार्पी करा देंगे, ठीक है, कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें अगर हम पार्थेनोकार्पी करा देंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू जो है ना, वो है ना समाप्त हो जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कौन सा ऐसा फ्रूट जिसमें पार्थेनोकार्पी कराएंगे तो उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है ऐसा फ्रूट है ना जिसका हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। अब पता चला ऐसा फल जिसका हम सीड खाते हैं और उसका पार्थेनोकार्पी करा दिए तो उस फल को कौन खरीदेगा। जैसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कौन सा बाबू, पोमेग्रेनेट, ठीक है, कि पोमेग्रेनेट का अगर पार्थेनोकार्पी करा दो तो पोमेग्रेनेट या अनार जिसको बोलते हैं आप उसका खाते हो, सीड का हिस्सा फ्लैसी टेस्ट। अब पता चला सीड ही डेवलप नहीं होगा तो फिर उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा हिस्सा है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो दूसरा टर्म है एक, पार्थेनोजेनेसिस कुछ मिलता जुलता शब्द है ना, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनो शब्द का मतलब होता है वर्जिन, ठीक है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन का। यहाँ भी पार्थेनो का मतलब हुआ है ना वर्जिन, बिना फर्टिलाइजेशन का। कार्पी शब्द तो देखिए यहाँ एक शब्द है पेरिकार्प, फ्रूट, ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनाना। और यहाँ पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनो मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का, जेनेसिस मतलब बनाना। किसको बनाना, इंडिविजुअल को बनाना, किसी जीव को बनाना। मतलब गैमिट है, जैसे फीमेल गैमिट है और फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और वो फीमेल गैमेट डायरेक्टली डेवलप करके है ना क्या बना दे, कोई जीव बना दे। जैसे आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में पढ़ाते समय हम बताए थे हनी बी का ड्रोन, तो ड्रोन जो है वो फीमेल गैमेट से बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली बनता है, इसलिए ड्रोन कैसा नेचर का होता है बाबू, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में अंतर क्या है, पार्थेनोजेनेसिस हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, गैमेट से बिना फर्टिलाइजेशन का इंडिविजुअल का डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या बिना सीड के। क्लियर हो गया। चलिए तो इन दोनों में एक्चुअली शब्द में समानता है, इसलिए हम इसका चर्चा कर दिए। पार्थेनोजेनेसिस अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना, पार्थेनोजेनेसिस जिसको हम बोला अलग अलग, और हेनोटोकी, थैलोटोकी, एटोकी, तो सो मेनी टाइप्स। इसको बाद में डिटेल में देखा जाएगा और वो आगे चल करके आएगा, रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे उस समय आएगा, ठीक है। अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, खाली टर्म में सिमिलरिटी था इसलिए आपको हम ये बता दिए। अब देखिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में मोटा मोटी आपको बता दिए कि क्या क्या चेंज कैसे होता है, ठीक है। अब हमको समझना है आगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू किस में, सीड। हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इसको यहीं तक हम रखते हैं, ठीक। चलिए।